नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा साहब हैं। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं सतीश जी का। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी, दर्शकों को भी नमस्कार जी दर्शकों, इजराइल रुक नहीं रहा है। उसने गाजा को समतल कर दिया और गाजा को समतल करने का नतीजा यह है कि भारत से जो सेव गाजा की चीख पुकार मस्ती रहती थी, उसमें काफी ठंडक है। लेकिन इजराइल के बारे में वाकई अब ये मान लेने वाली बात है कि वो अपने दुश्मन को कहीं छोड़ता नहीं। छेड़ता तो नहीं है, लेकिन एक बार अगर उसको किसी ने छेड़ दिया तो फिर छोड़ता नहीं है। हिजबुल्लाह के साथ जो वो कर रहा है, उसका आप सबको समाचार पता होगा कि हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह को निपटा दिया बेरूत में। और जिस तरीके से निपटाया है, आप सोचिए कि उसे पता था, उसके इंटेलिजेंस सर्विसेज को पता था कि नसरुल्लाह है कहां। उससे पहले पेजर अटैक, मोबाइल अटैक, जो वाईफाई था उसको वॉकी टॉकी अटैक, ये सारी चीजें करते रहने के बाद खुद हिजबुल्लाह चौंक गया है। ईरान सदमे में है। लेकिन ये सब हो रहा है वहां। अभी मैंने शुरुआत में आपसे कहा कि सेफ गांजा की आवाजें भारत से आनी रुक गई हैं, लेकिन साहब ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जहां इलेक्शन का तीसरा फेज, आखिरी फेज अभी बाकी है, 1 अक्टूबर को वहां तीसरे और अंतिम फेज की वोटिंग होगी। साहब वहां से हाय हजबुल्लाह की आवाजें शुरू हो गई हैं। सर, अब स्थिति यह है कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को वो वैली की सड़कों पर निकाला गया है और उनके मुंह से जो कहलवाया जा रहा है वो एक पुरानी याद ताजा करा देता है कि हर घर से अफजल निकलेगा। वहां ये कहा जा रहा है साहब, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। ये छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए ये वहां की लोकल शियाज हो, उनकी भावना हो एक तरह से, हालांकि ये नफरती भावना है। वो आतंकवादी था, वो इतना राक्षस था, लेकिन फिर भी अगर उसके लिए संवेदना है, सर उमर अब्दुल्ला वो कह रहे हैं शहीद। आप मुफ्ती को देखेंगे तो मुफ्ती 2 कदम और आगे बढ़ गई सर। उन्होंने आज यानी इतवार को होने वाली अपने सारी रैलियां कैंसिल कर दी हैं, शहीद बताते हुए नसरुल्लाह को। सर ये क्या है? आतंकी के लिए खड़े होना। इसके बाद हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे, शिया और सुन्नी, क्योंकि गाजा में सुन्नी निपटाया इजराइल ने और लेबनान में शिया आतंकियों को निपटा रहा है। लेकिन सर ये क्या है? दर्द यहां कैसे शुरू हो गया घाटी में? सर कैसे देखते हैं? नहीं, इस घाटी के दर्द का उनके दर्द से कोई लेना देना नहीं, ना नसरुल्लाह की मौत से कोई लेना देना है, ना इजराइल के आतंक से कोई लेना देना है। यहाँ पे जो आपने कहा कि वो अब्दुल्ला और मुफ्ती दोनों एक पेज पे आके खड़े हो गए, तो उसका वजह है वहाँ के चुनाव, कश्मीर का जो चुनाव है। और उसमें ये समझिए कि अवनीश जी की मेरे ख्याल से पूरे देश में कश्मीर जो है वो अकेला ऐसा प्रदेश है जहां पर शिया मुस्लिमों की आबादी 25% है। 20 से 25% के करीब कही जाती है, 20-25% है वो। अन्यथा कहीं पर भी आपको इतनी बड़ी संख्या में वो नहीं मिलेंगे। ये मुस्लिम जो है वहां पर कश्मीर में 25% है और वहां पर हो रहे हैं चुनाव। और जो मारा गया है नसरुल्लाह, तो वैसे तो ये जो शिया मुसलमान है उनका सबसे बड़ा तीर्थ तो वही है ईरान, वहां वो जाते हैं। लेकिन अगर आप बात करिए एक तरह से सेनापति, तो शियाओं का सबसे बड़ा सेनापति था और शिया बहुत उससे जुड़े हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। वो आतंकवादी था जो भी था, लेकिन उनकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। तो वो जो आप कश्मीर में तमाशा देख रहे हैं, तो वो उसको वो एक तरह से कैच कराना चाहते हैं। यहाँ के जो 25% शिया हैं, जो बड़े उदास होंगे, बड़े मायूस होंगे उसके मारे जाने से, तो उनके साथ वो जुड़ खुद को अपने आप खड़ा दिखाना चाहते हैं कि हम आप तुम्हारे साथ खड़े हैं या हम उस नसरुल्लाह के साथ हैं। और उसमें अब्दुल्ला ने भी पहल की और मुफ्ती मोहम्मद सईद और आगे बढ़ गए। हो सकता है अभी कुछ और भी ज्यादा नाटक शुरू हो, तो वो कोई अब नसरुल्लाह से तो उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन इनके साथ एक पंथ दो काज है। एक तो जो मारा गया नसरुल्लाह वहां पे, वो आतंकवादी था, बिल्कुल साफ सी बात है कि एक तरह से लादेन के मारे जाने के बाद आप उसको सबसे बड़ा आतंकवादी कह सकते हैं, जिसका 25 अगर 50,000 कहा जाता है कि उसके पास 50,000 की फौज है हिजबुल्लाह के पास। और पिछले 92 से 2024
यानी 32 साल से वो समझिए चीफ बना हुआ था हिजबुल्लाह का, तो वो तो बहुत बड़ा चेहरा था ही। अगर आप शिया मुसलमानों की बात करिए, उनके लिए वो बड़ा मुसल चेहरा था। और आप जब ये उसका मातम करके कश्मीर में ये नाटक कर रहे हैं इस तरह का, तो दो काम हुए। एक तो जो 25% जो शिया वोट है, मैंने कहा उसको वो एक तरह से साध रहे हैं कि उसके साथ खड़े होना दिखना चाह रहे हैं उसके साथ कि हम तुम्हारे साथ हैं और नसरुल्लाह के साथ हैं। और दूसरा जो है वो ज्यादा खतरनाक मामला है अवनीश जी। ये दूसरे फिर वो आतंकवाद का ही एक जो जज्बा वहां खड़ा करना चाहते हैं। जो भी आपने कहा कि वो अफजल गुरु को लेकर के हर घर से अफजल निकलेगा नारा लगता था, उस नारे को एक तरह से वो नसरुल्लाह के जरिए दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। तो ये इनकी ये रणनीति है, बाकी इनका कोई लेना देना नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि अब की जो चुनाव का परिणाम आने वाला है कश्मीर का, उसमें वो 25% कश्मीर जो मुस्लिम है, शिया मुस्लिम, वो बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। क्योंकि अब की ये तो आपने देखा होगा जितने यूट्यूबर घूम रहे हैं, या मेरी वहां जो कुछ लोगों से बात हुई जो प्रेस से जुड़े हुए हैं, कि उन्होंने कहा कि अब वो हर आदमी अपने आप कोई भी प्रिडिक्शन देने से डर रहा है। अब की यहाँ पर बिल्कुल जो फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहा है, किसी को कोई डर नहीं है। निर्दलीय खड़े, एक एक सीट पे 14-14 लोग खड़े हो गए हैं। और उसमें से जो तीन पार्टियां हैं, तीन में एक को तो पार्टी के दर्जा नहीं है, और जो जमाते इस्लामी है तो उसने निर्दलीय खड़े किए है। लेकिन वो उसको सब जानते हैं कि जमाते इस्लामी खड़ी है। और जो दो बड़ी पार्टियां उसमें है, वो अल्ताफ बुखारी की उसने अपनी पार्टी बनाई थी, वो ठीक ठाक चुनाव वहां पे लड़ रही है। और एक देखिए मैं भूल रहा हूँ उसका, अल्ताफ बुखारी की है, एक उस्मान गनी की पार्टी है। उस्मान गनी एक वो जो था, वो अपनी पार्टी बना के लड़ रहा है। तो वो इनको ये डर है कि अपनी जो बंदरवाट होगी, तो सारा खेल इनका जो कश्मीर का है, ये घाटी के वोट सीटों पे होता था। फारूक अब्दुल्ला के परिवार ने वहां पर समझिए 2002 तक राज किया है बेताज बादशाह की तरह। क्योंकि वो 40, अगर वहां 45 सीटें, तो पता चला 42 सीटें फारूक अब्दुल्ला ने जीत ली। वो 2002 में जो वहां पे उनका टूटा यहाँ पे इनके साम्राज्य का पूरा सिलसिला, तो वो जब मुफ्ती मोहम्मद सईद वहां पे जीता। तो और आपको एक और बात बता दूं, हालांकि उसकी पुष्टि कहीं नहीं होती, ना कहीं लिखा पढ़ी में है, अनुमान है। लेकिन मैं अनुमान नहीं, मैं आपको वहां बहुत मैं जम्मू के ही लोगों की बात बता रहा हूँ। और आज नहीं, आज से कम से कम 16 साल पहले जब मैं वहां काम करता था, तो हर आदमी बच्चा बच्चा जानता है कश्मीर का कि 2002 में जो पीडीपी खड़ी हुई थी, पीडीपी जो बन के तैयार हुई थी, वो अटल बिहारी सरकार की देन थी। अटल जी ने एक तरह से उसको तैयार किया था, और सिर्फ इसीलिए तैयार किया था कि ये जो अब्दुल्ला परिवार का यहाँ जमींदारी चल रही है कि यहाँ कोई दूसरा खड़े नहीं होता। ये 45 में से 40-45 सीटें जीत जाते, तो एक इनका अपोनेंट यहाँ पे तैयार हो। और वो वास्तव बड़ी सफल रही कि अब उसके बाद से फिर अब्दुल्ला को जम्मू की तरफ देखना पड़ा। तो वो अटल जी ने केवल इसलिए किया था क्योंकि जम्मू को ये बिल्कुल इग्नोर कर देते थे। इनको रहता था कि हम तो यहाँ 40-42 सीटें, दो चार इनके जीत जाते थे जम्मू से, तो जम्मू वहां पे बहुत उपेक्षित हमेशा रहा। 2002 के बाद थोड़ा वहां हुआ, जब गुलाम नबी आजाद वहां पे मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने कुछ किया था। या अब 2014 से जब भाजपा आई है, तो उसके बाद कुछ बात समझ में आता है। अन्यथा जम्मू और कश्मीर में आप समझिए वही फर्क था कि दिन और रात का फर्क था। यानी कि नियमों तक में फर्क था कि राशन में जो राशन आपको जम्मू के निवासियों को मिलता था, उससे वो जब जो कश्मीर के निवासियों को जो राशन दिया जाता था, वो दुगने रेट पे होता था। हमारे यहाँ के हिसाब से सब्सिडाइज होता था, लेकिन अगर जम्मू कश्मीर से तुलना करिए तो कोई मतलब नहीं था उसका। तो वो जो 2002 में एक तरह से अटल जी ने पीडीपी पैदा की, तो अब्दुल्ला का वहीं से काम खत्म हुआ। उसके बाद अब उनको जम्मू देखना पड़ता है, जम्मू की पार्टियों को, जम्मू की सीटों को समझना पड़ता है। और अब जो हुआ है, तो ये तो लग रहा है मोदी ने उस जो अटल जी ने ज्योति जलाई थी, उसको उन्होंने मसाल बना दिया। जो मैं वहां की खबरें सुन रहा हूँ कि बहुत बुरी तरह से वहां विभाजन है, तो एक एक वोट बड़ा मायने रख रहा है इन अब्दुल्लाओं के लिए भी। और ये खासकर जो अभी उमर अब्दुल्ला तो अभी चुनाव ही आ रहा है लोकसभा में, और 2 लाख वोटों से आ रहा है। तो आप समझिए घाटी के अंदर अगर 2 लाख वोटों की हार जीत होती है, तो एक तरह से सफाया हो गया है इनका। तो ये डरे हुए बैठे हैं कि क्या होगा, चुनाव का परिणाम क्या आएगा। तो उस स्थिति में वो 25% जो शिया वोट है, वो इनके लिए बाप हो गया है। तो ये अभी ये बहुत कुछ नाटक करेंगे। बिल्कुल सर। और आपने अटल जी और पीडीपी का जो रिश्ता जोड़ा, तो अटल जी का एक रिश्ता और है। हालांकि देखा जाए तो जो शिया आबादी है पूरे भारत में, अनुमानतः ये माना जाता है कि कुल मुस्लिम आबादी के 15% के आसपास शिया आबादी है, और 25% उनमें से कश्मीर में पाई जाती है।
सर अटल जी का नाता बड़ा पुराना, हम आप जहां बैठ के बात कर रहे हैं लखनऊ से भी है। और लखनऊ वो एक केंद्र है भारत में, अनोखा केंद्र है कि जहां हिंदू मुस्लिम अगर दंगे होते थे, उससे ज्यादा कहीं शिया और सुन्नी का विवाद रहा है। लखनऊ की ये जमीन जो है ऐतिहासिक रूप से उस चीज को याद आती है, हम उस पर भी वापस आएंगे। अभी देखें सर हो क्या रहा है, नसरुल्लाह की मौत के बाद हिजबुल्लाह अपने नए कमांडर की तलाश कर रहा है, और उसी का एक जो चचेरा भाई है हाशिम सफीउद्दीन, ये भी अपने आप को सीधे सीधे मोहम्मद के का वंशज कहता है, तो वहां से अपने आप को क्लेम करता है। इसकी बात हो रही है। लेकिन सर इजराइल का जज्बा देखिए, इससे पहले कि ये नया कमांडर चुन लें, इजराइल ने कहा है कि चुन लो कमांडर, जैसे ही तुम कमांडर चुन लोगे उसके बाद आसमान में कुछ आवाजें होंगी, जमीन पर कुछ धुआं दिखेगा। यानी इजराइल बिल्कुल कमिटेड है। बीच में सर ये भी देखा जा रहा था या महसूस किया जा रहा था कि अमेरिका ये चाहता है कि अब ये बहुत ज्यादा एक्सेलरेट ना हो, मामला बहुत ज्यादा ये बढ़े नहीं कहीं। लेकिन अब सीधा सीधा लग रहा है कि इजराइल अपने अस्तित्व को लेकर बिल्कुल कमिटेड है। उसने सुन्नी आतंकवाद, क्योंकि देखिए सर वैश्विक इस्लामिक आतंकवाद से तो सारे के सारे ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं, सब कुछ। एक तरफ उसने सुन्नी आतंकवाद को वहां मिलाया, और लेबनान की सोसाइटी जहां पर कि शिया सुन्नी और उसी के साथ क्रिश्चियनिटी की भी एक आबादी है, जिनको इन्होंने लगभग 20-22% वहां पहुंचा दिया है। ऐसे में अरब वर्ल्ड बिल्कुल चुप है। और चुप क्या सर, मुझे तो लग रहा है कि आज जिस तरीके से अरब से रिएक्शंस आ रहे हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई पे, वो या तो सुन्नी वर्सेस शिया, क्या है अब ये वैश्विक चल गया है जो कभी लखनऊ में देखने को मिलता था सर? नहीं, चल नहीं गया, ये हम लोगों का ध्यान अब गया है, ये हम लोगों का ध्यान अब गया है अवनीश जी, क्योंकि ये इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया। और उसके बाद जो 57 देशों की बात करते थे, उसमें से 57 देशों में से आप 2-4 छोड़ दीजिए, 2-4 भी नहीं, कायदे से तो ईरान ही एक साथ खुलकर इनके साथ खड़ा, अन्यथा कोई इनके समर्थन में नहीं बोल रहा। तो वो मूल रूप से वो शिया और सुन्नी का ही मामला है, वो शिया और सुन्नी का ही मामला है। और ये शिया सुन्नी को लोकल मामला नहीं है हिंदुस्तान का, ये इंटरनेशनल मामला है, पूरी दुनिया में चलता है और ये हमेशा लड़ते रहते हैं। और अब इस मामले में बड़ा खुलकर सामने आ गया है, इसलिए हम आप इसके बारे में बात कर रहे हैं। अन्यथा आप गौर करिए कि वो पाकिस्तान जो हर जगह चौधरी बनता है फिलिस्तीन के लिए, वो रोजाना एक बयान उनके यहाँ से जारी हो जाता था। अभी तक पाकिस्तान की सरकार भी कुछ बहुत ज्यादा मातम उस पर करती नजर नहीं दिखाई आ रही आपको, न वो तुर्की बोल रहा है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये तुर्की, ये सब सुन्नी देश है और वो मारा गया है शिया। तो वो शिया और सुन्नी जब से इस्लाम है समझिए, तब से वो मेरे ख्याल से मोहम्मद साहब के दामाद थे जिनको मारा गया था, अली, उसके बाद से फिर वो विभाजन हो गया था। वो विभाजन जो उस समय पड़ा वो लगातार बढ़ता चला गया, तो वो हमेशा रहेगा। लेकिन आप जरा गौर करिए, अगर आप हिंदुस्तान के बारे में बात करिए तो यहाँ का इकोसिस्टम देखिए कि इस विषय में जिसपे हम आप बात कर रहे हैं, इस पर यहाँ का मीडिया बात नहीं कर रहा। क्यों? कि अगर वो बात करेगा तो फिर उसको बताना पड़ेगा, ये जो जात 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 लेके घूम रहे अखिलेश यादव और राहुल गांधी, इनको फिर यह बताना पड़ेगा कि हाँ, मुसलमानों में भी बड़ा जबरदस्त विभाजन है, और इस तरह का विभाजन है कि कोई मार भी डाला जाए तो भी मातम नहीं करते, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए हमारे हिंदुस्तान का मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा। सर ये जो महत्वपूर्ण एंगल आपने दिया है, राहुल गांधी का तो पूरा वाकई आप देखिए ना, ओवैसी से लेके कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम इस पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहा है। और सेव गाजा वाली तर्ज पे ना कहीं भीड़ निकलते हुए नजर आ रही है, ना हर घर से नसरुल्लाह। हालांकि आपने बड़ा अच्छे तरीके से बता दिया कि कश्मीर से अगर आ रहा है तो उसका केवल और केवल चुनावी मामला है, और चुनावी लाभ लेने के लिए, क्योंकि वहां 25% की आबादी है। सर मैं रोकूंगा, मैं बिल्कुल शर्त लगा कह सकता हूँ कि अगर ये नसरुल्लाह जब मारा गया, इससे पहले अगर चुनाव हो चुके होते कश्मीर के, तो ना मुफ्ती वो महबूबा मुफ्ती बोलती और ना बोलता अब्दुल्ला कि मर गया तो मर गया। लेकिन अब चूंकि चुनाव है, 25% वहां वोट है सियाओं के, तो उनके लिए बड़े जरूरी है। ठीक बात। सर एक चीज यहां पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, उस पर आप जरा सब एड्रेस करें। सर इस्लामिक आतंकवाद इस पूरी दुनिया का एक कड़वा सच है, भारत उससे ग्रस्त है और भी सारे लोग उससे ग्रस्त हैं। लेकिन सर अब क्या ऐसा लग रहा है कि विद इन इस्लाम के इन दो बड़े धड़े शिया और सुन्नी, ये एक दूसरे को निपटा रहे हैं? और दूसरी एक चीज, जब ये आपस में निपटाने के लिए दोनों मुसलमान हैं,
ये आपस में इस तरह से खतरनाक तरीके से एक दूसरे को निपटा रहे हैं। इजराइल तो एक बहाना यहां पर दिखाई दे रहा है, बल्कि इजराइल अगर मार रहा है शियाओं को तो सुन्नी में प्रसन्नता हो रही है। अरब वर्ल्ड अगर चुप है तो उसमें एक संतोष दिखाई दे रहा है। सर ऐसे में ये काफिर यानी गैर मुसलमान के बारे में कितनी क्रूरता रखते होंगे जब ये विद इन इस्लामिक जो फिरके हैं उसके अंदर ऐसे रखते हैं। क्या ये माना जाए कि अब ये आपस में लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो इस्लामिक कट्टरपंथ है उससे जो इनका अरब जो कि इनको हमेशा इनका बाप दादा बना हुआ होता वो दूरी बना रहा है, ऐसा कहीं? नहीं नहीं, अरब अरब तो पूरी तरह से अपने आप को इनसे दूर कर रहा है, और मेरे ख्याल से जो जिस स्पीड से वो कर रहा है, तो आने वाले 10 साल में वो बिल्कुल एकदम उनको काट देगा बुरी तरीके से। और देखिए, वो इस्लाम से उसको कोई परहेज नहीं है। जो आप इस्लामिक वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वो आप जिस तबके की बात कर रहे हैं, वो हमारी ये जो है वेस्ट एशिया का, या हमारे जो साउथ एशिया में पाकिस्तान और बांग्लादेश और तुर्की, ये जो एक तरह से मलबा है, इस मलबे से वो बहुत दूरी अपनी बना रहा है, और उसको मलबे को उसने दूर करना शुरू भी कर दिया है। मेरे ख्याल से अभी कल ही या परसों सऊदी अरब ने एक नोटिस जारी की है पाकिस्तान के लिए कि तुम्हारे यहाँ से भिखारी आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो अगर इनको तुमने नहीं रोका तो फिर हम आपको हज का भी वीजा भी नहीं देंगे, जो हज के लिए देते हैं वो भी हम तुम्हारा कैंसिल कर देंगे, तुमको नहीं देंगे। तो वो समझ रहा है कि ये किस टाइप के लोग हैं। और पूरा आप इस्लामिक, देखिए हम इस्लामिक टेरर की जब बात करते हैं पूरी दुनिया में हो रहा है, लेकिन इस्लामिक टेरर का अगर आप एपिक सेंटर ढूंढिए तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश यही है जो पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। आप वो जिन्होंने जाके वहां पे अमेरिका में ट्विन टावर गिरा दिए थे, उनका भी बेस अफगानिस्तान में ही था। तो ये एक तरह से जड़ है, और इसको पहचान लिया है जो ठीक ठाक लोग हैं, और खासकर सऊदी अरब जैसा जो अब वहां में MBS आए हैं, मोहम्मद बिन सलमान, वो पूरी तरह से एक तरह से इनको नष्ट करने पे वो आदमी आमादा है कि इनसे किसी तरह दूर रहो। और उसका कारण है अवनीश जी कि आप अभी जो प्रधानमंत्री मोदी गए थे अमेरिका, तो आपने देखा होगा उन्होंने फिर वही बात की है जो आप इसके लिए क्या कहूँ मैं, वैकल्पिक ऊर्जा की बात हुई है वहां पर। 2030 तक उन्होंने कहा कि हम इसको नेट फ्री कर देंगे यहाँ हिंदुस्तान में। तो उस बात को वो मोहम्मद बिन सलमान जान रहा है कि जितने दुनिया के तरक्की शुदा है बड़े देश हैं, आने वाले में 5 साल का टारगेट रख रहे हैं, इनको 10 साल लगेंगे। 10 साल में वो तेल जो है अप्रासंगिक हो चुका होगा। तेल, जिस तेल के दम पर उन्होंने राज किया करीब करीब समझिए 70-80 साल, वो तेल का खजाना खत्म। तो उसके बाद फिर क्या करेंगे? तो उसकी वजह से उसने, आप सऊदी अरब को अगर आप पढ़िए तो वो अपना आप को डाइवर्ट कर रहा है कुछ और बिजनेस में जो पूरी दुनिया में होते हैं, जो पूरी दुनिया के देश करते हैं, धनी देश करते हैं, तरक्की शुदा देश करते हैं। और वो उस तरह से जब ऐसे बिजनेस करेंगे तो उस कट्टरता से आपका काम नहीं चलेगा। तो वो दुनिया के साथ घुल मिल रहा है, इंसान बन रहा है, सीधे सीधे शब्दों में कहूँ कि वो इंसान बन के इंसानों के साथ रहना वो सीख रहा है सऊदी अरब। और ये आज भी 1400 साल पहले वाले उसमें जो है, तो वो ये 1400 साल रहे, इनको तो रोक नहीं सकता। तो वो कह रहा मुझसे दूर रहो। तो आप अरब कंट्री जितने हैं उनको देख लीजिए, कतर अतर है, छोटे मोटे 30-35 लाख की आबादी वाले, उनको छोड़ दीजिए। तो बाकी जो वहां पे जो है मेन जो है UAE और सऊदी अरब, इन्हीं को तो आप कह सकते हैं, यही तो बड़े वहां पे हैं। तो दोनों अपनी दूरी इनसे बना रहे हैं। कुवैत बहुत पहले इनसे दूर हो चुका। कुवैत का पूरा लेना देना अमेरिका से चलता है, वो अमेरिकन सिस्टम पे चलता है। तो ये 1400 साल के पीछे पड़े हैं, तो पड़े रहने दीजिए, क्या किया जाएगा इनको। बिल्कुल सर। अब जरा हिंदुस्तान में चले आए सर, तो हमारे यहाँ 1400 आप गौर करिए, 1 साल हो गया। 7 अक्टूबर को जब इजराइल पे हमला हुआ था, तब से लेकर इजराइल लगातार उनको मार रहा है, लगातार इनको मार रहा है। आज हम लोग 7 अक्टूबर आने वाला है 8-10 दिन बाद, लेकिन सऊदी अरब ने एक बार भी कोई ऐसा तीखा बयान दिया हो या इजराइल के खिलाफ बयान, कुछ नहीं बोल रहा हो कि ठीक है तुम लड़ो मरो, इनको खत्म करो, ये ठीक है, ये हमारे लिए सरदर्द है। अरे सर अभी MBS ने पिछले 24 घंटे पहले एक बयान दिया है कि अच्छा फलस्तीन और गाजा में कुछ हो रहा है। अच्छा मुझे पता नहीं है, अगर वहां कुछ हो रहा होगा और उस होने से अगर हमारे सिटीजन्स जरा सा अगर परेशान होंगे तो अभी मैं पता करूंगा, तब मैं रिएक्ट करूंगा। ये अभी 24 घंटे पहले का बयान है। मैं सर आ रहा हूं 1400 साल पहले जो इस्लामिक कट्टरता का एक पैगंबर, एक जो सरगना वहां जन्मा था सर, राहुल गांधी और उनकी राजनीति, ये जब पूरा इस्लामिक वर्ल्ड खुद को, जो कि जहां उनका जिसको वो अपना बाप दादा मानते थे अरबीज को, वो खुद बदल रहे हैं। और ऐसे में राहुल गांधी की जो राजनीति भारत में जिस कट्टरता के साथ चल रही है,
सर ये क्या नया खलीफा भारत में पैदा हो रहे हैं क्या खुद को? नहीं अवनीश जी, मैं इसका बिल्कुल एकदम अलग सोचता हूँ। हम लोग पूरी तरह से गलती, एकदम 100% गलती ये कर रहे हैं कि हम जो कहते हैं राहुल गांधी राजनीति कर रहा है या राहुल गांधी की राजनीति ऐसी है, वो राजनीति कर ही नहीं रहा, ना उसको इस देश से कोई लेना देना है, ना उसको इस देश का प्रधानमंत्री बनना है। वो अब जो राहुल गांधी का खासकर 4 जून 2024 के बाद जो उसका चेहरा निकल के आया है सामने, तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि वो विदेशी ताकतों का एजेंट है। उसको एक टारगेट दिया गया है कि तुम हिंदुस्तान को तोड़ो, कि कैसे भी तोड़ सकते हो, जात के नाम पे तोड़ो, क्षेत्र के नाम पे तोड़ो, भाषा के नाम पे तोड़ो, और इसको टुकड़े टुकड़े कर दो। उसके बाद ये दोनों माँ बेटे, माँ हो सकता है तब तक मर ही जाए, वो भाई बहन सब निकल जाएंगे। क्योंकि एक बात वो अच्छे से समझ चुके हैं इस चुनाव के बाद कि अब की उन्होंने सब कुछ किया था, लेकिन उसके बावजूद वो सफल नहीं हुए। 1 मिनट में आ रहा हूँ सर तो दर्शकों, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति चल रही है, और ऐसे में अच्छा कहा मिश्रा साहब ने कि राहुल गांधी बिल्कुल नहीं लग रहा है कि वो इस देश में राजनीति कर रहे हैं। ये सच है कि तीसरी बार वो नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव हारे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी की पॉलिटिकल जो अप्रोच है, वो कम से कम भारत में राजनीति करने की कोई अप्रोच दिखाई नहीं देती है। ऐसा साफ तौर पर है, और इसलिए मिश्रा सर ने जो कहा कि राहुल गांधी दरअसल राजनीति कर ही नहीं रहे हैं। जी सर। हाँ, वो राजनीति कर ही नहीं रहा, वो देश को बांटने में लगा है, किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दो, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, धर्म के नाम पर। तो वो एक ये एजेंडा जिस दिन उसका पूरा हो जाएगा, वो यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि उसको सत्ता यहाँ नहीं मिल रही। जैसे आप बांग्लादेश में देख रहे हैं मोहम्मद यूनुस, तो ये मोहम्मद यूनुस का भी बाप है, ये उससे ज्यादा खतरनाक है। तो अब इसको इस निगाह से देखा जाए, और हम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इसको राजनीतिक रूप से देखते हैं, राजनीतिक चश्मा लगा के देखते हैं। आप गौर करिए कि पिछले जब से आजादी मिली है, इस तरह की राजनीति करने वाला कोई व्यक्ति आया आज तक देश में? जो विपक्ष में भी थे, तो विपक्ष को जब तक कांग्रेस सत्ता में रही, तो विपक्ष में तो भाजपा के, या आप कम्युनिस्टों की भी बात कर लीजिए, तो इस टाइप के लोग नहीं थे। बड़े बड़े दिग्गज नाम हुआ करते थे विपक्ष के, और उनका ये इतिहास नहीं था कि वो जाके अमेरिका में, इंग्लैंड में, या अन्य जगहों में, विदेश में जाकर भारत के खिलाफ इस तरह से जहर उगले जिस तरह से इसने उगला है। बिल्कुल सर, और यही वजह थी कि जब ये अमेरिका में एक जगह जब मुखातिब था एक गैदरिंग के साथ, तो वहां पर एक बहुत सीनियर सिटीजन ने, जो कि पत्रकार भी रहे, उन्होंने इसकी दादी का हवाला देते हुए कहा था कि भैया तुम्हारी दादी 70 में जब इलेक्शन हारने के बाद यहाँ आई थी, उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था भाई हम बाहर जाके अपने देश के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। बहुत सारे विरोध आज की डेट में है इंदिरा गांधी और उनकी राजनीति को लेके। लेकिन उसके बावजूद इसका कोई फर्क पड़ा? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये उससे ज्यादा दुगनी गति से वही काम करने लगा हुआ, जो आप जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, उसको लोग अमेरिका के सर्कुलेट कर रहे हैं। वो अमेरिका के नहीं, इससे पहले जब इंग्लैंड गया था कुछ महीने, साल भर हुआ पहले, तब वो इंग्लैंड में वो व्यक्ति मिला था और उसने इससे ये बात कही थी। लेकिन ये उसके बाद भी ये उससे ज्यादा तीव्र गति से वही काम कर रहा है, क्योंकि अब ये एजेंडा चला रहा है जो इसको दिया गया है विदेशी ताकतों का। तो ये अब ये नेता बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने का तो नकाब पहने हुए नाटक कर रहा है। मेन उद्देश्य है कि हिंदुस्तान को खंड खंड करो, और मेरे ख्याल से इसके इलाज की बहुत बेहतरीन तैयारी हो रही है अवनीश जी। कुछ महीनों की बात है। इसको अब इसको अब राजनेता की तरह नहीं, इसको अब उसी निगाह से देखा जाएगा जिस निगाह से मैं बात कर रहा हूँ, कि मैं कह रहा हूँ कि ये आदमी नेता है ही नहीं, ये एजेंट है विदेशी ताकतों का। बिल्कुल सर, और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वीं लोकसभा का जो पहला राष्ट्रपति के पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जब वो बोल रहे थे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, और ऐसा उन्होंने पिछले अपने 2 टर्मों में पहली बार कहा था इस लोकसभा की शुरुआत में ही, कि कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, चलते चलते सर, मैं चूंकि आपका बड़ा गहन अनुभव रहा है और ग्राउंड अनुभव रहा है जम्मू कश्मीर का, आपके पत्रकारिता के एक लंबे समय का, सर जो साफ तौर पर वहां दिखाई दे रहा है कि राजनीति वहां की बदली है, प्रत्याशियों के लेवल पर भी, और ऐसा देखने में और सुनने में आ रहा है कि बहुत से 40, 45, 50 साल की उम्र में वाले व्यक्ति ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि हम पहली बार वोट दे के आए हैं। ऐसे में जो अब तक एक ट्रेडिशनल वोटिंग पैटर्न दिखाई दिया है जम्मू कश्मीर में, और जो नतीजे हैं जिसके बारे में आप पहले ही बता चुके हैं कि एक परिवार, एक खानदान कब्जा करके बैठा रहता था, पीडीपी को लाके एक वहां पर स्थिति बदली। इस बार क्या साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है, एक महक आ रही है कि जम्मू कश्मीर के चुनाव चौंकाने वाले होंगे?
हाँ, वो चौंकाने वाले होंगे क्योंकि वहां पे प्रत्याशी ज्यादा है और 3 पार्टियां और खड़ी हो गई। जैसे जमाते इस्लामी 1987 में चुनाव लड़ी थी, उसके बाद से वो चुनाव नहीं लड़ी, वो अब मैदान में है। तो वो जो 3 पार्टियां वो अपना वोट लेके जाएंगी, और वो भी उसमें इंजीनियर रशीद जैसे लोग जो 2 लाख वोटों से अब्दुल्ला को हराते। तो ये तो निश्चित है कि इनका जो ताना बाना था वो छिन्न भिन्न हो गया वहां पर, और वो बहुत बुरी तरह से आपको नजर आएगा इस चुनाव के परिणाम में। लेकिन एक बात मैं सब बता दूं कि जो दर्शक हम लोग के देख रहे हो, ये उम्मीद मत करिए कि भाजपा वहां कोई आ जाएगी, या भाजपा की बड़ी कोई लहर आ जाएगी, या भाजपा मोदी का कुछ चलेगा। क्योंकि एक जो इनके अंदर जो मूल चीज है वो एंटी हिंदू या एंटी हिंदुत्व वाली, तो वो भाजपा को वोट वो नहीं देंगे। वो भाजपा को तो वोट वो नहीं देंगे। कुछ ये है कि पिछली बार तो 1-2% था, तो हो सकता है बढ़ के 2% से 3% हो जाए, बस इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि वो किसी भी कीमत पर भाजपा को वोट नहीं दे सकते। लेकिन ये आपस में अभी इनका इस तरह से युद्ध करा दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने, वह खुला एटमॉस्फेयर देके और जिसको मन में आए वो लड़ लो, कि अब इनकी नाक में दम है और वह बहुत चौंकाने वाले नतीजे होंगे। और खासकर जो घाटी का, देखिए जम्मू में भाजपा वहां स्वीप करने जा रही है। जम्मू की जो 40 सीटें हैं संभवतः, 40 सीटों में भाजपा वहां पर 30 सीटें 32 सीटें जीतेगी। लेकिन इनके हिस्से की 40-45 सीटें हैं, शायद अब तो 47 हैं, हाँ 47 सीटें हैं संभवतः घाटी के। उस 47 में 5 हिस्से लगेंगे। तो आप समझ लीजिए कि क्या किसके हिस्से में क्या आएगा। तो अब्दुल्ला परिवार हो चाहे वो मुफ्ती परिवार हो, इनको एक एक सीट के लाले हैं आपकी। बिल्कुल सर। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न, मुझे लगता है कि अगर ये बिंदु मैं आपके सामने नहीं रखूंगा तो दर्शक इस बात से मुझे अच्छी खासी डांट पड़ेगी। सर, इजराइल, जहां से हमने बात शुरू किया था आज की चर्चा की, इजराइल जो अपने दुश्मनों के साथ कर रहा है, हमारे भूतपूर्व स्वर्गीय कमांडर साहब भी कह के गए कि भारत 2.5 मोर्चों पर लड़ रहा है। हम सबने ये महसूस किया है सर कि एक गाजा क्या, हमारे यहाँ तो गाजा जैसे मोहल्ले बिखरे पड़े हैं, पूरे भारत में बिखरे हुए हैं। ऐसे में बहुत हमारे यहाँ के लोग, एक आम जनमानस में ये फीलिंग है कि जो इजराइल कर रहा है उतना सख्त इलाज भारत क्यों नहीं कर रहा है। सर, क्या हमारी स्थितियां हैं या ऐसा कुछ इलाज, ये जो एक जन भावना है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो देखिए वो आम आदमी भी यही सोचता है। लेकिन वो हमको आपको समझना पड़ेगा कि हमारे एक बीमारी थी, वो बीमारी आज भी है कि वो जो डेमोक्रेसी और जो खुलकर बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसका नाजायज लाभ है। ऐसा नहीं कि इजराइल जो कुछ वहां कर रहा है हम नहीं कर सकते, या मोदी नहीं कर सकते, या मोदी के अंदर विल पावर नहीं है, पॉलिटिकल पावर नहीं है, ऐसा नहीं है। वो जो यहाँ पर अभी आप कुछ जरा सा किसी खिलाफ कोई काम कर दीजिए। अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, तो किस तरह से विपक्ष खड़ा हो जाता है और कैसा हुड़दंग करता है सड़क से लेकर संसद तक। इजराइल में कोई आपको वैसा हुड़दंग करता नहीं नजर आ रहा साल भर से। इजराइल में पूरा देश नेतन्याहू के पीछे खड़ा है। हमारे यहाँ पूरा पूरा देश पीछे खड़ा है मोदी के, नहीं खड़ा। वो अभी ये समाजवादी पार्टी अलग खड़ी हो जाएगी, आरजेडी अलग, वो तो अभी एक तरह से अभी, क्योंकि मामला इतना ज्यादा सामने आ चुका है। तो लेकिन दबे छुपे शब्दों में तो वो एक तरह से इजराइल को गाली दे ही रहे हैं। ये पिछले 1 साल से लोग गाली दे रहे हैं। एक इकोसिस्टम जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, मीडिया का एक बड़ा वर्ग जो है वो इजराइल के ही गाने गा रहा है। यानी उनको बांग्लादेश, वो जो इकोसिस्टम वाला तबका है, वो बांग्लादेश में जो हिंदू मारे जा रहे हैं, बिल्कुल सामने आ रही फोटो है, उन पर उस इकोसिस्टम ने ना तो कोई लेख लिखा है, ना कोई यूट्यूब पर उन्होंने वीडियो बनाया है, ना न्यूज चैनलों पर चला है। लेकिन इजराइल के लिए उनके आंसू लगातार बह रहे हैं पिछले 1 साल से। तो एक बड़ा मूल अंतर है। और जो आपने बात कही कि यहाँ के आदमी का चरित्र बदलना पड़ेगा, यहाँ पर जब देश खड़ा होगा कि हाँ अगर मोदी ये कर रहे हैं तो हम उनके साथ करें, तब ये संभव हो पाएगा। और वो नहीं हो सकता। बाकी इसमें आपको लीडरशिप की कमी मैं नहीं मानता। बिल्कुल सर, और लीडरशिप की कमी तब नहीं मानी जा सकती जब इसी देश में मिथक बना दिए गए। 370 को हटा के इसी सरकार ने दिखाया है। तो ऐसे कड़े और बड़े फैसले लेने के लिए प्रधानमंत्री जाने जाते हैं निश्चित रूप से। सर, इस बहुआयामी टॉपिक पे आपने जिस तरीके से सारे मोतियों को पिरो के एक विचार सामने रखा है, हमें उम्मीद है कि दर्शकों को इससे बहुत कुछ हासिल हुआ होगा। सर, आपने अपना बहुमूल्य समय आज छुट्टी के दिन हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, इसी के साथ हमें और आदरणीय सतीश सर दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।